अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपना चौथे वीक का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम अपना 12वां चैप्टर कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट टर्म का आधे से ज़्यादा सिलेबस आज कवर हो जाएगा। तो हम करते हैं आगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो ये आज हमने जो है 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। कैपेसिटर के कम्बिनेशन देखने हैं, पोलराइजेशन का इफेक्ट देखना है, एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में यह देखना है, और कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसको ऑब्जर्व करना है किस रेट से होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे आपको हमने फिगर में सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो दिखाया हुआ है। सीरीज कम्बिनेशन की जैसे हमने रेजिस्टर्स में देखा था, सीरीज कम्बिनेशन की क्या खासियत है कि करंट के पास अगर वो फ्लो कर सकता है तो उसके पास बहने के लिए एक ही रास्ता होता है। वोल्टेज डिवाइड होती है लेकिन ये करंट फ्लो का एक ही रास्ता है। अब यहाँ कैपेसिटर जो है क्योंकि बीच से ब्रेक होते हैं, करंट फ्लो तो नहीं करेगा लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे करंट जो है उसके लिए बहने के लिए एक ही रास्ता है। अच्छा, अब हम मालूम करना चाह रहे हैं अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो उनका नेट या इफेक्टिव जो है कैपेसिटेंस कितनी होगी। उसके लिए ऑब्वियसली वो सिंपल सी इक्वेशन जो कि हमने पीछे डिराइव की हुई C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता ही कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से, ऊपर वाली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव इंड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इस प्रोसेस में हर कैपेसिटर जो है उसके पास दोनों प्लेट्स पे इक्वल अपोजिट चार्ज आ रहा है, यानी कि हर कैपेसिटर जो है उसके पास एक ही जैसी कैपेसिटी है Q। तो एक ही जितना चार्ज स्टोर हो रहा है। कैपेसिटी तो डिफरेंट है, C1 C2 C3। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनको जो जमा करेंगे तो उसमें इफेक्टिवली नया कैपेसिटेंस कितनी आएगी। अच्छा, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे जो कंजर्वेशन इस्तेमाल होनी है वो चार्ज की है। तो ज़ाहिर चार्ज कंजर्वेशन की वजह से हर प्लेट पे जैसे पहले बताया कि इक्वल अपोजिट चार्जेस जो हैं वो आएंगे, जितना इधर प्लस आएगा उतना इधर माइनस चार्ज आएगा। तो ये सारा प्रोसेस जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब के लिए जो है ट्रू है। तो इस सब का जो है वो इफेक्टिव या एंड रिजल्ट क्या है कि कैपेसिटर जो हैं सारे मिलके इफेक्टिवली ऐसे बिहेव करते हैं जैसा कि उनकी उनकी जो है प्लेट का डिस्टेंस वो बढ़ गया। और अगर आपको याद हो तो कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके प्लेट के फासले के। प्लेट का फासला बढ़ने का मतलब है कि कैपेसिटेंस गिर गई। इसका मतलब है कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स जोड़े जाएंगे तो क्योंकि उनका नेट इफेक्ट क्या है कि जैसे कैपेसिटर्स की प्लेट में जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसको हम मैथमेटिकली भी देखना चाह रहे हैं कि वो क्या है। वो देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी रिलेशन हमें याद है, और यहाँ पे अगर हम इसको V के लिए सॉल्व करें तो V वुड बी इक्वल टू Q बाई सी। तो आप देखें कि हर कैपेसिटर पे इंडिविजुअली जो है वो कितने आएगी वोल्टेज। चार्ज तो हर कैपेसिटर पे सेम है, लेकिन ये कि कैपेसिटी क्योंकि हर कैपेसिटर की डिफरेंट है, इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट होगा। और ये एनर्जी कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है हमारे पास कि कुल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का वो ज़ाहिर है तो तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अंदर तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V बराबर होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब यहाँ पे अगर हम जो है सारी वैल्यूज़ डालें, V की, V1 की, V2 की, V3 की, V की वैल्यू आ रहा है Q बाय सी इफेक्टिव कुल कैपेसिटेंस जो है कम्बिनेशन की, और V1 V2 V3 इन सब की वैल्यूज़ डालें तो ये आ जाएगा हमारे पास। Q क्योंकि सेम है इसलिए हम इसको आराम से जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, और रिजल्ट है हमारे पास कि आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर सी नेट बराबर 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। इसको अगर हम जनरलाइज करें n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि कुल इफेक्टिव जो है कैपेसिटेंस वो सम है रेसिप्रोकल्स का ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में कुल कैपेसिटेंस जो है उस उनके रेसिप्रोकल्स का सम होगा। यहाँ से भी समझ आ रहा है हमें कि C जो इक्विवेलेंट है हमारे पास वो किसी भी कैपेसिटेंस
कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से इट वुड बी स्मॉलर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कम्बिनेशन में जैसा आपको नज़र आ रहा है कि तीन अलग अलग C1, C2, C3 कैपेसिटर्स जो हैं एक ही सोर्स के साथ लगे हुए हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ज़ाहिर है पैरेलल की वजह से, क्योंकि हर कैपेसिटर इफेक्टिवली डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के साथ, इसका मतलब है कि हर कैपेसिटर जो है वो एक ही जितना पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा है, कितना जितना के बैटरी का है। तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंसेस डिफरेंट हैं लेकिन वोल्टेज सेम है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो चार्ज जाहिर है कि हर कैपेसिटर पे, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है, तो हर कैपेसिटर पे डिफरेंट चार्ज आएगा। पहले पे हमने फर्स्ट किया Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे Q3 है। तो अब यहाँ पे जो है हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए कम्बिनेशन की। यहाँ पे हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं आराम से अपने चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन हमें पता है क्या कहता है कि कुल चार्ज जो ज़ाहिर है कि इट शुड बी सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि कुल तीनों कैपेसिटर्स से मिला के जो चार्ज है वो ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के चार्ज के सम के तौर पे आएगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ पे अब जैसे नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हैं बी पार्ट में कि इफेक्टिवली जो है वो ऐसा है कि जैसे एक ही कैपेसिटर की प्लेट पे सारे के सारे चार्ज आके जमा हो गए, यानी इफेक्टिवली एरिया जो है वो बढ़ रहा है प्लेट का जब आप उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो हमें पता है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट का एरिया बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी भी ज़ाहिर है कि इट शुड इंक्रीज। तो Q1, Q2, Q3 और Q जी, तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, ये कैपेसिटेंसेस हमने निकाल लेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस की वैल्यू डालेंगे यूजिंग Q इज इक्वल टू CV, और चार्ज की इक्वेशन में चार्ज कंजर्वेशन की Q की वैल्यू डाली, Q1 की, Q2 की और Q3 की। तो आपके सामने ये आ जाएगा C1V, C2V, C3V। V सारे कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको नेट कैपेसिटेंस आ गई। यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो कुल कैपेसिटेंस है वो ऑब्वियसली किसी भी एक कैपेसिटर या सारे कम्बिनेशन के कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से बड़ा। तो पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बड़ी आती है, सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस छोटी आती है। अच्छा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने का एक तरीका अगर आपको याद हो तो हमने देखा हुआ है कि C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D के। तो एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी का रोल सही से देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वो हम करने जा रहे हैं काम। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि पोल्स बनना, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब चार्जेस जो हैं वो पोल के तौर पे सर्व करें। तो इससे पहले कि हम इसमें प्रोसीड करें, आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि दो मटेरियल जो हैं दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। पोलर मटेरियल जो हैं वो कौन से हैं, जिनमें हमेशा जो है पोल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसा कि नमक है, यहाँ NaCl है। आप देखें कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है चार्जेस उनके सेंटर्स अलग हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पे हैं। इसका मतलब है NaCl का मॉलिक्यूल जो है वो डायपोल के तौर पर एक्ट करता है। हीलियम इसके मुकाबले में न्यूट्रल एलिमेंट है, उसके अंदर जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड करते हैं, नॉन पोलर मटेरियल। तो कैपेसिटर में हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि नॉन पोलर हो। ऐसा इंसुलेटर इंजर्ट करते हैं हम कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान में जो कि नॉन पोलर हो। पहले से पोलर होगा तो वो आपकी मर्ज़ी से सही तरह से पोलराइज नहीं हो सकता, इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि शुरू में इट इज़ नॉन पोलराइज। नॉन पोलर इंसुलेटर यानी कि डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इंसर्ट करेंगे बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स जो कि ऑलरेडी चार्ज है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके दरमियान क्या होगा, जो मटेरियल इंसर्ट करेंगे वो मटेरियल जब पोलराइज हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो ज़ाहिर अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। उसकी वजह से साथ वाले मॉलिक्यूल्स में भी यही फिनोमेना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, वहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को फेस करेगा। तो दिस विल गो थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मटेरियल, यहाँ तक के सारा नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक का लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज फेस कर रहा होगा राइट साइड की प्लेट को जो कि ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। इससे क्या होता है, यानी आप देखेंगे हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि राइट साइड की तरफ है, लेकिन ये जो पोलराइजेशन की वजह से
छोटी छोटी फील्ड्स हैं, मिनिएचर फील्ड्स हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, वो सारी एडअप होकर दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब है कि पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है कि जो है एक डाइलेक्ट्रिक वो एक ऐसी फील्ड जनरेट कर रहा है जो कि ओरिजिनल फील्ड कैपेसिटर्स की जो है उसको कमज़ोर कर रही है, उसको डाइल्यूट कर रही है। अच्छा जी, तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल में जो है वो एटम मॉलिक्यूल फ्री तो नहीं है, तो वो जो है वो पोल्स बना लेते हैं, जो है नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, दोनों जो हैं वो इंडिविजुअली अपनी अपनी डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। अच्छा, तो ये ज़ाहिर है कि अब जो नॉन पोलर मटेरियल था वो पोलर मटेरियल हो गया है। नेगेटिव चार्जेस के और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनके सेंटर्स डिफरेंट हो गए हैं, वो अलग अलग जगह पे मॉलिक्यूल्स की रिजाइड कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि फिनोमेना जो है इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का है, तो जो चार्जेस इस तरह से आ रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर वो इंड्यूस चार्जेस कहलाएंगे। ज़ाहिर है, मैं पता है ये आर्जी फिनोमेना है, परमानेंट नहीं है। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स को हटा देंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक अपने नॉर्मल नॉन पोलर स्टेट में वापस चला जाएगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोलराइजेशन से आ रही है, इसने कमज़ोर कर दी है हमारी ओरिजिनल फील्ड। इसका नतीजा क्या होता है कि जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ये भी फॉल करेगा। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन आ रही है ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन से, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर से। तो V बराबर हो जाएगा ई डी के। ज़ाहिर है डी जो फासला है कैपेसिटर की प्लेट्स में ये तो चेंज नहीं हो रहा, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेकिन वो रिड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की रिडक्शन से ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होकर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी कैपेसिटर की जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके 1/Q के। अगर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा तो कैपेसिटी जो बढ़ जाएगी। क्यों? इसलिए कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर के चार्ज जो है वो कांस्टेंट है प्लेट्स पे, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसुलेटर बीच में प्लेट्स के है या नहीं। कैपेसिटी कैपेसिटर की बढ़ रही है इसलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कम हो रहा है? इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डाइल्यूट हो रही पोलराइजेशन के फिनोमेना से। तो ये नेट इफेक्ट क्या हुआ? कैपेसिटी कैपेसिटर की बढ़ जाती है जब कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में इंसर्ट करते हैं। अब आखिर में बाय द वे, हालांकि इस आर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि बुक ने बताया हुआ है कि जो अगर इक्वल ऑपोजिट चार्जेस जो हैं अगर सेपरेट हों बाय सम डिस्टेंस डी, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इस इक्वेशन से P इज इक्वल टू क्यू डी से दिया जाता है। यहाँ पे P एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही है जो कि D की यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक इन्होंने नया वेक्टर डिफाइन किया है जो कि टॉर्क बता रहा है डायपोल के से जो जनरेट हो रहा है, मोमेंट जो है वो बता रहा है। अच्छा जी, हम तीसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं आज के। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, इसलिए कि कैपेसिटर की प्लेट पे इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ज़ाहिर है कि चार्जेस जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स में स्टोर हो रही है। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स को शॉर्ट करें तो आपको ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है ये आपको नज़र आएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में बहती हुई नज़र आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशन है पहले से, वो क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से है, इसी चैप्टर में हमने किया हुआ है कि U बाय क्यू। तो अब डेल्टा U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को ज़ाहिर करता है कब? जब चार्ज Q जो है वो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करता है या फ्लोट करता है। अब आप ये देखें, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, जब कैपेसिटर की प्लेट्स खाली थी और चार्जिंग शुरू हो रही थी तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्योंकि चार्ज भी कोई नहीं था, तो ज़ाहिर है जब चार्ज नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था कोई। तो शुरू में प्रोसेस के पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, लेकिन ये कि जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वक्त के साथ बढ़ रहा है, यहाँ तक कि जो है पीक
चार्ज जब आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है ये भी किसी एक जगह जाके फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता प्लेट्स पे, एकदम से चेंज नहीं होता इसी स्टेप में, बल्कि ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो से लेके किसी मौजूदा वैल्यू तक वी की जैसे चार्ज ग्रो करता है वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी करता है। तो एवरेज वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस की है वो इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी V/2। एवरेज वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग वो आ जाएगी V/2। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो फिर कितनी बन जाएगी, डेल्टा यू आ जाएगा। क्यू जहाँ पे V आता था उस जगह पे हमने उसको रिप्लेस किया उसके एवरेज वैल्यू से, यानी कि V/2 से। तो डेल्टा यू आ गया QV/2। क्यू की वैल्यू हमें पता है CV है। CV अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो Q की जगह CV डालेंगे तो CV²/2 आ जाएगा। और अगर Q की जगह V की जगह अगर हम डाल देंगे वैल्यू Q/C तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में उसको इन तीनों में से किसी भी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट की जा सकती है। आपको देखना है कि प्रॉब्लम में जो है आपके पास वैल्यूज़ क्या उसमें दी हुई। तो इस आर्टिकल आखिर में हम जो एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं खाली एनर्जी नहीं बल्कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है जो कि वैक्यूम में स्टोर हो रही है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए डेंसिटी निकालने के लिए हम सिंपली आपको जो कैपेसिटर का वॉल्यूम है उससे अगर हम डिवाइड करें एनर्जी को, वॉल्यूम कितना है, अगर ए कैपेसिटर का प्लेट्स का एरिया है, डी इनके दरमियान में जो है वो फासला है, तो आपके पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा AD। ये बॉक्स का वॉल्यूम है। तो इसके साथ क्या बन जाएगा हमारे पास, UE मैंने यहाँ इसलिए किया ताकि ये एनर्जी डेंसिटी और सिंपल जो है वो एनर्जी स्टोर इनमें फ़र्क है। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, अब CV²/2 पहले था, यहाँ पे हमने वॉल्यूम यानी AD से डिवाइड किया है और उसके बाद जो है आपने वैल्यूज़ यूज़ की हैं। C की वैल्यू डाली A∪0/D, ये हमें पता है कैपेसिटेंस हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। और V की वैल्यू डाली है हमने ED, ये कहाँ से आई, ये आई है दोबारा से पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से, E बराबर है डेल्टा V/डेल्टा R के। यहाँ पे हमने डेल्टा V को रिप्लेस किया हुआ है V से और डेल्टा R को रिप्लेस किया हुआ है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान फासला है D, इससे रिप्लेस किया हुआ। तो E बराबर आ गया V/D की, तो V बराबर आ जाएगा E/D के। तो ये जो चीज़ है एक्सप्रेशन V=E/D, ये हमने यहाँ पे डाला। तो आपको पता है यहाँ पे हमने A कैंसिल किया, D कैंसिल किए, तो 2 D हैं, एक A है, कट कटा के आपके पास बच रहा है 12ε0E²। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ रही है। और अगर इसको हम जनरलाइज करें किसी मीडियम के लिए, डायलेक्ट्रिक बीच में डालेंगे तो जाहिर है कि आपके पास उस डायलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी इज़ 12ε0εrE², यानी कि बेसिकली जो एनर्जी डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कि प्लेट्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। चलिए आज के और इस चैप्टर के आखिरी आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है उसको हमने देखना है। उसके लिए हमने सिंपल सा RC सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। एक हमारे पास कैपेसिटर है, एक हमारे पास रजिस्टर है और उसको वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बीच में एक स्विच है जो इस वक्त ऑफ स्टेट में है। तो ज़ाहिर है जैसे ही ऑन होगा तो ये यहाँ सर्किट में से करंट फ्लो करने लगेगा, चार्ज कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग जो है यहाँ देखते हैं। कैपेसिटर जो है पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइस का मतलब है ये ऐसी डिवाइस है जो कि अपने अंदर एनर्जी जो है वो उसको स्टोर नहीं करती है। ये एनर्जी जनरेट करने वाली चीज़ नहीं है, खर्च करने वाली चीज़ है। जैसे रजिस्टर हैं और इंडक्टर हैं, ये सब पैसिव डिवाइसेज हैं। तो ये जो है एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है और हस्बे ज़रूरत सर्किट को एनर्जी जो है वो वापस कर सकता है। RC सर्किट यहाँ पे दिखाया हुआ है हमने। स्विच क्लोज होने का मतलब है कि यहाँ पे आपने सर्किट पूरा कर दिया। सर्किट पूरा होने से करंट बहेगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो उसके जो चार्जिंग का प्रोसेस है जो भी बैटरी है उसकी वजह से, चार्जिंग की वजह से क्या होगा, आस्ते आस्ते कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरू में T=0 के ऊपर जो है हमें पता है कि कोई कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज नहीं था।
कैपेसिटर प्लेट्स खाली थी, चार्ज भी जीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स की चार्जिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस लीनियर नहीं है, बल्कि ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। चार्जिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पे जो दिखाई हुई, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टॉ बाय आर सी। टॉ जो है यहाँ पे, इसको हम अभी अगले स्लाइड पे डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट है। आर सी सर्किट का रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। ई जो है वो हमें पता है कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.718 होता है। तो ये कैपेसिटी चार्जिंग जो है यहाँ से इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। राइट साइड पे ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि जो है चार्जिंग जो है वो शुरू में तेज़ है, बाद में आस्ता आस्ता स्लो होती जा रही है। उसके अलावा अगर सर्किट में आरसी जो है वो सर्किट का छोटा होगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट या आरसी की वैल्यू कम होगी, तो ये चार्जिंग का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट है। लेकिन अगर आरसी जो है उसके मुकाबले में बड़ा है तो चार्जिंग का प्रोसेस ज़रा सा स्लो हो जाता है। क्यों? कैपेसिटर अगर बड़ा है तो जाहिर है कि उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट के करंट जो है वो ऑब्वियसली फॉल कर जाएंगे। ये हम अगले चैप्टर में स्टेब्लिश कर लेंगे कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो जाहिर है सर्किट का करंट फॉल करता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो सर्किट का करंट जितना गिरेगा जाहिर है कि उतना चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो भी स्लो हो जाएगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रेजिस्टेंस से कैपेसिटेंस बढ़ा जाने से चार्जिंग स्लो हो जाती है, लिहाजा टाइम कांस्टेंट बढ़ा जाता है, सर्किट जो है वो ज़्यादा स्लोली चार्ज या डिस्चार्ज करता है। अच्छा जी, तो ये जो फैक्टर है आर सी, इसको कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट, और ये जो है आमतौर पर इसके लिए सिंबल यूज़ होता है, वह टॉ है। यहाँ पे टी लिखा हुआ है गलती से। तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, अगर हम टॉ की वैल्यू निकालने के लिए या टाइम कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको आर सी के बराबर डालें तो इस इक्वेशन में, तो आपको पता है ऊपर नीचे आर सी कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलता है कि Q इज़ 0.632 Q नॉट या 63.2% ऑफ Q नॉट। टाइम कांस्टेंट जो है एक वो टाइम है जिसके अंदर जो है वो कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 63.2% चार्ज है। पहले टाइम कांस्टेंट में 63.2% होगा, अगले टाइम कांस्टेंट में फिर जितनी चार्जिंग बची हुई उसका फिर से 63.2 होगा। तो अंदाज़न इस तरह से जैसे मैंने दिखाया में 2-3 टाइम कांस्टेंट्स, तकरीबन 5 टाइम कांस्टेंट्स के अंदर जो है चार्जिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 99% से ज़्यादा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है 5 टाइम कांस्टेंट्स में। तो 5 का जो फैक्टर है ये इम्पॉर्टेंट है। चार्जिंग जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। एक टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है जिसमें कैपेसिटर जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 63.2% चार्ज हो जाता है। अच्छा, और आखिरी स्लाइड है कि जैसे चार्जिंग प्रोसेस है वैसे डिस्चार्जिंग करनी है। तो डिस्चार्जिंग के लिए मतलब है कि कैपेसिटर की प्लेट्स किसी तरह से शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट का मतलब है मिल जाए। तो ये शॉर्टनिंग जो है इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब है कि बाज़ औक़ात जैसे आपने टीवी खोला है, उसमें बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे होते थे पुराने टीवीज़ में, उनको आप सीधा रिपेयर नहीं कर सकते थे जब तक कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज ना करें। क्यों? वरना आपको जो कैपेसिटर का करंट है उससे अच्छा खासा करंट जनरेट होता है, वो आप उसको महसूस कर सकते हैं उस करंट को। यहाँ पे हमने नीचे एक दिखाया हुआ है, हमारे पास सर्किट है जिसमें आरसी सर्किट है, स्विच है जो कि इस वक्त क्लोज स्टेट में, और यहाँ पे इसको हमने शॉर्ट किया, बैटरी को हटा के यहाँ पे हमने सर्किट को कंप्लीट किया हुआ है। जाहिर है कि जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो ये जो है चार्ज स्टोर्ड है, ये सर्किट छोटे से कैपेसिटर जो है वो बैटरी की तरह काम करते हैं, सर्किट में करंट बहाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेट चार्ज कैपेसिटर पे ज़ीरो हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो हो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज भी एकदम से नहीं होता शुरू में, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा है, तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज फास्टली हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्लो होती जाती है, इसलिए कि कैपेसिटर की प्लेट जो है वो खाली होती जाती है। एक एनालॉजी हम ले सकते हैं आपको, जैसे आपका कोई भी वो है वाटर का टैंक या रिजर्वायर, हमें पता है कि अगर नीचे आपके पास यहाँ पे सुराख है, पानी तेज़ निकलता है जब तक टैंक ज़्यादा भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे टैंक में पानी नीचे आएगा वैसे वैसे ये जो है पानी निकलने की रफ्तार कम होती जाएगी।
इसी तरह से कैपेसिटर जो है वो शुरू में तेज़ी से डिस्चार्ज कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो जो है उसकी चार्जिंग की रफ्तार वो भी स्लो होती जाती है। तो चार्जिंग और इसका एक ही रेट होता है डिस्चार्जिंग का। फिर कैपेसिटर की यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस का बुक में जिक्र है, जैसे ये कह रहे हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन जो इस्तेमाल होता है जंप स्टार्ट करने में मोटरसाइकिल्स को, चेन सॉ का मतलब है इलेक्ट्रिक आरी जो है उसको, और इसके अलावा हमारी जो विंड स्क्रीन में वाइपर्स जब ऑटो मोड में होते हैं, जब आप चाहते हैं, जैसे ड्रिजल है, ड्रिजल मोड भी कहते हैं, ड्रिजल का हमें पता है क्या चीज़ होती है, हल्की फुहार पड़ रही है तो आप वाइपर मुसलसल नहीं चला सकते, इसलिए कि शीशे पे निशान पड़ जाएंगे। तो ड्रिजल मोड में वाइपर जो है हर थोड़ी देर बाद चलते हैं फिर रुक जाते हैं। तो आपको उसके लिए आरसी सर्किट इस्तेमाल करना पड़ता है। जब कैपेसिटर 5 टाइम कांस्टेंट में पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर वो डिस्चार्ज होता है और उसके वाइपर के ब्लेड्स जो हैं वो साफ़ करता है। इसके अलावा जो है डीजल गाड़ियों में भी जो इग्निशन है वो इस्तेमाल करता है कैपेसिटर्स को। एक अच्छी एप्लीकेशन है, वैसे तो बेशुमार एप्लीकेशन है। कैमरा जो है हमारे पास, उसका फ्लैश जो है, फ्लैश के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ज़ाहिर है कैमरा मोबाइल है, पोर्टेबल है चीज़ है, तो उसको हम एनर्जी सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं कर सकते। तो फ्लैश के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर्स। वो कैपेसिटर्स जो हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं। जब आप बटन दबाते हैं तो एकदम से सारे एनर्जी जो है रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। करंट बहुत ज़्यादा होता है तो उससे जो पावर डिसिपेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है बहुत ब्रिलियंट फ्लैश आपको ग्लेयर जो है मिलेगा फ्रॉम द फ्लैश। और यही वजह है कि कैपेसिटर्स के यूज़ में, क्योंकि उनको भरने में फाइनेट टाइम लगता है, अगली दफ़ा दोबारा आपको कैपेसिटर अगर यूज़ करना है फ्लैश, तो उसके लिए आपको कुछ देर जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गाइस ये था हमारा 12th चैप्टर का कंक्लूजन। ये कैपेसिटर्स के मुतालिक सारे आर्टिकल थे। अब छोटा सा काम जो है आपके लिए, जैसे आखिरी हमारे पास बचे हुए हैं 4 MCQs हैं, ये करना है। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में, ये करना है। एक क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल करना, बाकी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो बुक से है। और ये जो 4-5 प्रॉब्लम रह गए थे ये आप अटेम्प्ट करेंगे। ये जो है जब भी स्कूल खुलेंगे मैं आपको करवा सकता हूँ, लेकिन अगरचे ये सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम जो हैं नेट पे मौजूद हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि आप खुद से करें। खुद से करने में बेशक कई गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है फिर किसी प्रॉब्लम में परेशानी नहीं होगी अगर बोर्ड में किसी इम्तहान में चेंज होकर आता है। एनडी टेस्ट में मसला नहीं होगा। लिहाजा आप कोशिश करें सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम जो हैं वो खुद ही अटेम्प्ट करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।